हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक चल रहा है कौन सा? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मैंने आपको माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन ये दोनों टॉपिक बता दिया है। आज भैया आपको हम बताएंगे। आपको देखिए, ये जो एलील फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये मैं साथ में बताऊंगी। आज हम ये पढ़ेंगे आपका टॉपिक फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन। फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन में आज पहले हम देखेंगे म्यूटेशन, फिर देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या देखें बच्चा? पहले आप देखेंगे म्यूटेशन। तो आइए देखते हैं हम लोग म्यूटेशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या क्या फोर्सेस हैं जो इवोल्यूशन को होने में अपना रोल प्ले करते हैं, अपना योगदान देते हैं। एक हो गया म्यूटेशन। क्या है बच्चा? म्यूटेशन। तो यहाँ पे हमने हेडिंग दिया है म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। क्या दिया है भैया? म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है। म्यूटेशन किस तरह से इवोल्यूशन में रिलेट कर रहा है, किस तरीके से म्यूटेशन अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, आइए पहले देखते हैं हम लोग क्या है इसका थियरी, हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थियरी, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी हमने आपको बताया है। वहाँ पे हमने बताया क्या क्या काज हैं जो इवोल्यूशन होने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी न्यू स्पीसीज या कोई न्यू पॉपुलेशन के ओरिजिन के लिए क्या क्या फोर्सेज हैं, हमने मॉडर्न सिंथेटिक थियरी में आपको बताया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थियरी, म्यूटेशन एलॉन्ग विथ वेरिएशन, म्यूटेशन वेरिएशन के साथ फॉर्म द रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ होता है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? ईंट, सीमेंट, बालू ना, ईंट, सीमेंट, बालू वगैरह ये सब हो गया। वैसे ही एक इवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गया होगा, वो है आपका म्यूटेशन और वेरिएशन। ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या है? म्यूटेशन और वेरिएशन ही रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। तो किसके अनुसार? मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। जो आपका मॉडर्न सिंथेटिक थियरी है, यही मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है ना। मॉडर्न सिंथेटिक थियरी के अनुसार जो इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है वो क्या है बच्चा? आपका इवोल्यूशन के जो रॉ मटेरियल है वो है आपका म्यूटेशन और वेरिएशन ना बच्चा। समझ में आ गया? देखिए, ये लाइन क्लियर हो गई ना। अब देखिए आप लोग, जीन म्यूटेशन डू मोर चेंजेस, जीन म्यूटेशन डू मोर चेंजेस देन डू द क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। देखिए, एक क्रोमोसोमल एब्रिविएशन होता है और होता है, देखिए, चाहे आप म्यूटेशन बोलिए या एब्रिविएशन बोलिए, ठीक है, ओके। तो जो जीन म्यूटेशन होता है, जीन लेवल पे जो चेंजेस होता है, जैसे मान लीजिए इस पे ढेर सारे जीन होंगे ना, इस जीन में जो चेंज होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब इस क्रोमोसोम में चेंजेस हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में 2n है, 2n बराबर 42 है, तो यहाँ पे 43 हो जाए या 44 हो जाए, या फिर यहाँ पे 41 हो जाए या 40 हो जाए, तो ये है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यहाँ क्रोमोसोम में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जीन में कोई जीन, मान लीजिए ये पी प्लांट है ना, इसके फ्लावर में मान लीजिए ये बैंगनी कलर का फ्लावर बन रहा है, वॉयलेट कलर का, ठीक है। इस इसके जीन में यहाँ पे चेंजेस हो जाए, फ्लावर में कुछ परिवर्तन हो जाए, या फिर ये मान लीजिए टाल प्लांट का जीन है और इसमें चेंजेस हो जाए, प्लांट स्मॉल होने लगे, बौना हो जाए, तो ये जीन लेवल पे चेंजेस हैं और ये क्रोमोसोमल लेवल पे चेंजेस हैं। लेकिन ये मोर इफेक्टिव होता है, ये मोर सेलेक्टिव होता है, ये इवोल्यूशन में अपना ज़्यादा योगदान देता है रादर देन इसके। ठीक है बच्चा। तो जीन म्यूटेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है इवोल्यूशन के लिए। तो आपसे पूछे कौन सा म्यूटेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है इवोल्यूशन के लिए, आप बताएंगे जीन म्यूटेशन। ठीक है भैया, ये बातें आपको समझ में आ गया। ए सिंगल जीन में अफेक्ट मोर देन वन करेक्टरिस्टिक, जो एक सिंगल जीन होता है वो एक से ज़्यादा करेक्टर को अफेक्ट करता है। ठीक है। आप पढ़े होंगे जेनेटिक्स में प्लियोट्रॉपिज्म, उसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिज्म। एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। आप जब मेंडल के जो 7 करेक्टर होते हैं वो पी प्लांट पे होते हैं, तो आप देखेंगे एक जो जीन है वो 2 करेक्टर को उसमें रेगुलेट करता है। ठीक है। तो और होता है कभी कभी, और ग्रुप ऑफ मैनी जीन
may regulate one characteristic, या फिर कई जीन मिल के एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन हाइट हो गई, ह्यूमन लेंथ, ह्यूमन ह्यूमन जो इंटेलिजेंसी हो गई, ये पॉलीजीन बहुत सारे जीन मिल के और इन्वायरमेंटल फैक्टर मिलके एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये बहरहाल बस आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप जब म्यूटेशन अच्छे से डिटेल में पढ़े होंगे ना, जेनेटिक्स वाला टॉपिक में, वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पे बस मेरा आपको थोड़ा सा इंट्रो बताना है म्यूटेशन का। ठीक है भैया, तो देखिए म्यूटेशन क्या है। एक एकदम रटा रटाया सा डिफिनीशन है, सडन चेंज इन जीनोटाइप विच अल्टर द फिनोटाइप। आपको तो याद होना चाहिए एक लाइन की डिफिनीशन। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन आर द सडन चेंज, अचानक चेंजेज हो जाता है। किसमें? इनहेरिटेबल चेंज है। इनहेरिटेबल का मतलब तो आप जानते हैं, इनहेरिटेबल का मतलब होता है भैया, ये पापा जी हैं, पापा जी और मम्मा जी हैं, मम्मी और पापा से ये बच्चों में करेक्टर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यही है आपका इनहेरिटेबल। तो जो ये सडन चेंज हो रहा है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर भी हो रहा है। तो क्या है? म्यूटेशन आर द सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जीनोटाइप। जीनोटाइप में चेंजेस हो रहा है, जीनोटाइप का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, जेनेटिक मेकअप में उसके चेंजेस हो रहे हैं, विच अल्टर द फिनोटाइप। और जब जीन में चेंजेस हो रहे हैं तो वो किसको अल्टर कर रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है? वो फिनोटाइप, जो इसका फिजिकल अपीयरेंस है उसको भी ये अफेक्ट कर रहा है। अगर किसी के जीन में चेंजेस होगा तो उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस होगा। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज सडन चेंज। तो म्यूटेशन बच्चा जीनोटाइप में सडन चेंज है, वो किसको अल्टर्ड कर रहा है? वो फिनोटाइप को अल्टर्ड कर रहा है। मुझे आशा है आप लोग को म्यूटेशन की डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन आर द सडन चेंज, सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जीनोटाइप विच अल्टर द फिनोटाइप। ठीक है भैया, ये हो गया आपका म्यूटेशन का डिफिनीशन। अब देखिए आप लोग, टर्म म्यूटेशन किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रिज नामक साइंटिस्ट ने म्यूटेशन को दिया था। म्यूटेशन का हिंदी होता है उत्परिवर्तनवाद। क्या होता है बच्चा? उत्परिवर्तनवाद। आप लोग ह्यूगो डिब्रिज का नाम सुने होंगे, इनमें इनका बहुत सराहनीय कार्य है म्यूटेशन में। ठीक है, और इन्होंने कौन सी जो थियरी दिया था उसको क्या बोला जाता है? दे गिव म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। वो इवोल्यूशन के लिए उन्होंने म्यूटेशन की थियरी दिया था। अब आइए देखते हैं हम लोग म्यूटेशन। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आपको अच्छे समझना है। ठीक है भैया, ओके। देखिए, ये मैंने म्यूटेशन को डिवाइड किया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। ठीक है, जब क्रोमोसोम में चेंजेस हो जाता है उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं, जब जीन लेवल पे चेंजेस होता है उसे जीन म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो टाइप का है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाता है। स्ट्रक्चर इन द सेंस, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, यहाँ पे ऐसे सब जीन है ना, यहाँ पे ए बी सी डी जीन है, यहाँ से मान लीजिए एक जीन यहाँ से डिलीट हो जाए ना, या फिर यहाँ पे एक जीन ऐड हो जाए। ठीक है, या जीन का इन्वर्जन हो जाए, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाए, जो ए बी सी डी का क्रम है ये हो जाए ए बी डी सी, ये हो गया आपका इन्वर्जन हो गया। ठीक है भैया, या फिर आपका ट्रांसलोकेशन हो जाए, क्रोमोसोम का जो ये क्रोमोसोम का ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये दूसरे क्रोमोसोम में सेट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जब म्यूटेशन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने से होता है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। ठीक है, जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 46 क्रोमोसोम है ना, और किसी भी कारणवश यहाँ 45 क्रोमोसोम हो जाए या फिर 47 क्रोमोसोम हो जाए, तो क्रोमोसोम के नंबर में कम या ज़्यादा हो रहा है ना, इसी को बोल रहे हैं चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बच्चा, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ये भी फर्दर डिफरेंट टाइप का है। इसमें आपको पढ़ना है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। इसमें भी आपको पढ़ना है चेंज इन नंबर में आपको यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी पढ़ना है ना। ओके बच्चा,
फिर हाइपोप्लाइडी, हाइपोप्लाइडी, फिर उसमें मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी। ठीक है, इसमें सब पढ़ना है आपको। तो पहले हम लोग ये वाला आपका जो क्रोमोसोम में म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, उसमें हम पहले देखेंगे आपका डिलीशन। ठीक है, तो आप समझ गए डिलीशन कैसे आया। म्यूटेशन दो टाइप का होता है, एक जीन म्यूटेशन, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन को आप हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो टाइप का होता है, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर चेंज में हमको देखना है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इनवर्जन, ट्रांसवर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। और चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका पहला डिलीशन। डिलीट होता है ना, आप किसी फोन से डाटा को डिलीट कर दिए। डिलीट मतलब वहां से वो डाटा गायब हो गया। तो यही है कि किसी क्रोमोसोम से कोई डाटा, डाटा इन द सेंस कोई जीन की इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, वो जो प्रोटीन बना रहा है प्रोटीन ना बना पाए। थर्ड सेमेस्टर में आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाया गया ना। अगर यहाँ से ये जीन गायब हो जाएगा तो वो वाला प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो यही है आपका डिलीशन। आप डिलीशन समझ गए ना। लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट आपका डिलीट हो जाए। जैसे हमने आपको एक दिखाया है, ये एक क्रोमोसोम है, ये देखिए, ये आपका क्रोमोसोम है ना, इसका नामकरण ए बी सी डी ना, ये क्रोमोसोम है। मान लीजिए ये ए वाला पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे दिखाया गया है क्या क्या बचा, बी सी डी। तो ये है आपका डिलीशन। डिलीशन बहुत ही इजी है, इसमें से क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट लॉस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, यही है आपका डिलीशन। अब इस क्रोमोसोम में कोई पार्ट डिलीट हो जाए तो ये इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गया कि नहीं, ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया ना, इससे डिफरेंट हुआ कि नहीं ये ऑर्गेनिज्म, यही है आपका डिलीशन। ठीक है, अगर किसी का अगर ये मान लीजिए ये डिलीट हो गया कोई करेक्टर, ये इन्वायरमेंट में फिट हुआ, नेचुरल सिलेक्शन इसका हुआ, तो ये नई स्पीसीज बना देगा, नया पॉपुलेशन बना देगा। ठीक है भैया, तो ऐसे ये इवोल्यूशन में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब नहीं पढ़ना है, बस हमने जानकारी के लिए आपको बताया है। क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या होता है, जो ये ह्यूमन का केस है। ह्यूमन में जो 5 नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, 5 नंबर के क्रोमोसोम में 5 पेयर, यहाँ 5p का मतलब होता है 5 पेयर में डिलीशन ऑफ जीन फ्रॉम शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। जो फिफ्थ क्रोमोसोम होता है उसका एक लॉन्ग आर्म होता है, ये लॉन्ग आर्म, ये देखिए, एक मिनट फिर से देखिए, ये देखिए ऐसे होता है, ये इसका लॉन्ग आर्म हो गया और ये इसका शार्ट आर्म होता है। तो शार्ट आर्म से यहाँ पे कुछ जीन डिलीट हो जाते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम में। तो डिलीशन आपको अच्छे समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, जी जो क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट यहाँ से डिलीट हो जा रहा है, यहाँ से -a डिलीट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, बी सी डी। ठीक है भैया, अभी डिलीशन भी दो टाइप का होता है, टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन में देखिए, जब यहाँ टर्मिनल पॉइंट से सेगमेंट डिलीट होता है उसको टर्मिनल डिलीशन बोलते हैं। इंटरकैलरी जब बीच से कोई सेगमेंट डिलीट होता है उसको इंटरकैलरी डिलीशन बोलते हैं। यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट पढ़ाना नहीं है, मैंने बस इतना आपको पढ़ाया है, जानकारी के लिए बता दिया है। ठीक है, जहाँ म्यूटेशन आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा वहाँ आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन आपको पता है, एक से दो होना, डबल हो जा रहा है, कोई डाटा है उसकी दो कॉपी बन जा रही है। ठीक है, यही है आपका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है, एडिशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे जीन को ऐड कर दिया जा रहा है, एडिशन हो रहा है क्रोमोसोम पे जीन का। इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, ये क्रोमोसोम है पी क्यू, यहाँ इसका सेंट्रोमियर है आर और यस ना। यहाँ से मान लीजिए कोई पी क्यू वाले का डुप्लीकेशन हो गया तो प्लस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू क्यू दो बार आ जाएगा और ये आर और यस। यहाँ पे हमने फिगर आपको अच्छे से दिखाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेगमेंट का कोई किसी पार्ट का डुप्लीकेशन हो जा रहा है, एडिशन हो जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं डुप्लीकेशन। ठीक है भैया, अब है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, इन्वर्जन मतलब किसी चीज का घूमना, राउंड हो जाना। ठीक है,
इन्वर्जन का डिफिनेशन देखिए, व्हेन टू ब्रेक्स अकर्स इन ए क्रोमोसोम। इन्वर्जन में क्या होता है, दो ब्रेक होता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, दो ब्रेक होगा। एंड ब्रेक्ड पार्ट रोटेट 180 डिग्री एंड रीज्वाइन। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का ये जो पार्ट है ये 180 डिग्री रोटेट हो गए, दो ब्रेक के द्वारा ये ज्वाइन हो जा टूटते हैं। सुनिए, पहले एक क्रोमोसोम है, इसमें क्या होता है, दो ब्रेक होता है ना, दो ब्रेक होता है, और ये 180 डिग्री, ये जो मान लीजिए इसका सेगमेंट में एक ब्रेक ये एक ब्रेक ये दो हो गया, ये पार्ट है जो सेगमेंट का टूटा हुआ पार्ट। अब ये क्या होगा, 180 डिग्री ये रोटेट कर जाएगा। तो 180 डिग्री रोटेट करने के इन द सेंस, मान लीजिए ये P है और ये Q है, 180 डिग्री जब ये रोटेट कर हो जाएगा तो यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। अब ये जाके यहाँ से और जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, ये दोनों अब इससे ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, PQRS। ठीक है भैया, तो ये बन जाएगा। ओके, तो ये है आपका इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या होता है, व्हेन टू ब्रेक्स अकर्स इन ए क्रोमोसोम एंड ब्रेक्ड पार्ट रोटेट 180 डिग्री एंड रीजॉइन। ये क्रोमोसोम है आपका PQRS, मैंने बस ऐसे नामकरण किया है। यहाँ पे होगा दो ब्रेक होगा, ऐसे रोटेशन हो गया ब्रेक होने के बाद। देखिए पहले PQRS था, अब देखिए क्या हो गया, PQ। यहाँ पे देखिए हमने सेम वही लिख दिया है, PQRS और PQRS, तो यहाँ पे हो जाएगा PRQ। इसको बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 180 डिग्री रोटेशन हो गया है। समझ में आ गया, आगे चले। नेक्स्ट देखिए आपका ट्रांसलोक इन्वर्जन। देखिए सबको समझ में नहीं आता है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या होता है, दो ब्रेक हो रहा है और ब्रेक्ड पार्ट 180 डिग्री रोटेट हो जा रहा है। जो ये क्यू आर है, ये आर और क्यू में चेंज हो जा रहा है। 180 डिग्री रोटेट होगा तभी ना ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का ये जो सेगमेंट है, मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गए, इस पे आके ज्वाइन हो गया, और इसका जो पार्ट है ये इस पे ज्वाइन हो गया, ठीक है। क्या हो रहा है, जो इसका ये पार्ट है ये इस पे ज्वाइन हो जा रहा है, जो इसका ये पार्ट है ये इस पे ज्वाइन हो रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में ये क्या है, PQRS है और ABCD है। यहाँ पे AB आके ज्वाइन हो गया, यहाँ से RS बचा ही है, और यहाँ पे PQ इसका वाला ज्वाइन हो गया, और CD बचा ही है। तो देखना ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है क्योंकि ये PQRS है और ये ABCD है, तो ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इनके सेगमेंट जो है आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इसका इस पे और इसका इस पे। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में उनके सेगमेंट का चेंजेज हो रहा है, ठीक है भैया। आपका जो स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम था वो आपका फिनिश हो रहा है। अब आपको देखना है ये वाला चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस हो रहे हैं। ऊपर आपने देखा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप नंबर में चेंजेस हो रहा है। तो ये दो प्रकार का होता है, ए न्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी। इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्मिनोलॉजी आपको सेम लग रही है लेकिन है ये डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। आपको याद करना ए न्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी, ठीक है भैया। ए न्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी, पहले आपको देखना ए न्यूप्लाइडी, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है। ए न्यूक्लियोटाइड क्या है, लॉस ओवर एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन होल सेट, दैट इज जैसे 2n है, ये होल सेट है पूरा, होल सेट में कोई क्रोमोसोम लॉस होगा या फिर ऐड होगा, ये होल सेट है। कोई ऑर्गेनिज्म है डुप्लॉइड होगा, उसका 2n होता है ना, यही इसका होल सेट है। जैसे ह्यूमन के केस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, तो 2n यहाँ पे जो इसका होल सेट है 2n बराबर 46 है। तो इस होल सेट में इस 46 में ही कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए या कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, ठीक है। कोई क्रोमोसोम डिलीट हो रहा ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 47 हो जाएगा या 48 हो जाएगा। अगर डिलीट हो रहा है तो 45 हो जाएगा,
44 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, होल सेट में कोई क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या कोई क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है। इसमें देखिए जो ये 2n है, इसमें इससे n नहीं होगा या फिर 3n नहीं होगा, इसमें क्या होगा, 2n प्लस होगा, 2n प्लस 1 होगा या फिर 2n माइनस 1 होगा। देखिए 2n माइनस 1 होगा। लेकिन जब आप यूप्लॉइडी पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे n हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 3n हो जाएगा, 6n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 2n में ही कोई क्रोमोसोम जुड़ेगा या फिर कोई क्रोमोसोम डिलीट होगा। ठीक है भैया, ओके बच्चा, हमें लग रहा है आपको दोनों चेंजेस समझ में आ गए होंगे। तो एन्यूप्लॉइडी देखिए, लास्ट ओवर एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन होल सेट दैट इज 2n में ही कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए या फिर कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाए। ठीक है भैया, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोसोमी। मोनो मतलब एक होता है ना, मोनोसोमी मतलब इसमें क्या हो रहा है, होल सेट से एक क्रोमोसोम कम हो जा रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-1। जैसे आप देखेंगे जो टर्नर सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है, 45 क्रोमोसोम हो जाता है, उसमें ही मोनोसोमी होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया डायग्राम के माध्यम से, जैसे देखिए यहाँ ABCD है, ये क्रोमोसोम है ना, ये 2n है इसका, इसमें से एक क्रोमोसोम 6 है ना, यहाँ पे एक क्रोमोसोम यहाँ पे गायब कम हो जा रहा है। तो 2n एक गायब कम हो जाने से यहाँ पे 5 ही बचा, BC, इतना ही बचा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया मोनोसोमी। नलीसोमी में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम जब वहां से कम हो जाए उसको बोल रहे हैं नलीसोमी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-2। तो ऊपर वाला ही फिगर है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम माइनस, दोनों ये वाले डिलीट हो गए, चले निकल गए, तो कौन सा बचा, BC ही बचे। ठीक है, ये है आपका नलीसोमी। अब डबल मोनोसोमी में क्या हो रहा है, यहाँ पे नलीसोमी में देखिए एक ही साथ दोनों क्रोमोसोम निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बारी बारी से -1 हो रहा है, इसको बोल रहे हैं डबल मोनोसोमी। देखिए जैसे ABC है, इसमें से -AB हुआ है, देखिए यहाँ से A और B माइनस हुआ। ठीक है, ये है आपका डबल मोनोसोमी। और नलीसोमी में आपने देखा A का ही पेयर गायब हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए जो डबल मोनोसोमी है, यहाँ पे A और B का पेयर, यहाँ A और B गायब हो रहे हैं, ना कि ये पेयर में गायब हो रहे हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ट्राइसोमी क्या है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ट्राइसोमी को 2n+1 से डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे डाउन सिंड्रोम। ठीक है भैया, ये आपका होगा ट्राइसोमी। टेट्रासोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2, टेट्रा मतलब 4 होता है, तो यहाँ पे 2n में 2 क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं, जैसे आपको दिखाया गया है, ABC है, यहाँ +2A हो गया, तो A ऐसे हो गया। ठीक है बच्चा, ये हो गया। आपको यूप्लॉइडी पढ़ना है ना, यहाँ पे हमने जीन म्यूटेशन लगा दिया है। पहले आइए यूप्लॉइडी पढ़ लेते हैं। तो देखिए यूप्लॉइडी, ठीक है, यूप्लॉइडी क्या होता है, लॉस ओवरऑल गेन ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का होल सेट इसमें लॉस होगा। जैसे अब मान लीजिए 2n कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें कहा इसका एक सेट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, n बच जाएगा। और इसमें कोई सेट अगर ऐड हो जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, 3n, और कोई सेट ऐड हो यहाँ 4n। तो होल सेट में यहाँ पे लॉस होता है या फिर गेन होता है। वहाँ पे होल सेट में कोई क्रोमोसोम ऐड हो रहा था या फिर डिलीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे होल सेट में ही चेंजेस होते हैं। ठीक है बच्चा, इसको यक्स से डिनोट करते हैं, ना कि एन से। ठीक है, आपको जो मोनोसोमी है और मोनोप्लॉइडी में डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है, वहाँ पे होल सेट में चेंज आ रहे हैं, यहाँ पे होल सेट ही लॉस हो जा रहा है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म 2n है, वो n में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे गैमेट वगैरह देख रहे हैं, 2n ऑर्गेनिज्म है, गैमेट जब बनता है n हो जाता है मियोसिस के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं यूप्लॉइडी कितने प्रकार का होता है। यूप्लॉइडी 3 प्रकार का होता है, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। डिप्लॉइडी तो जानते हैं ये नॉर्मल केस है, 2n वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड है। लेकिन मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी ये आपका एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है, तो मोनोप्लॉइडी क्या है, इंडिविजुअल हैविंग सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इसमें सिंगल बेसिक सेट एक ही सेट होता है, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म हो जो हप्लाइड होते हैं वो सिंगल बेसिक सेट रहते हैं,
और जो हमारा गैमीट होता है वो भी सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम को रखता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप देखिए व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट क्या है, इज हेक्साप्लॉइड। इसका हेक्साप्लॉइड होता है 6x बराबर होता है इसका 42। तो इसका जो मोनोप्लॉइड आप देखेंगे x बराबर होता है x बराबर कितना होता है बच्चा 7, सॉरी भैया, x बराबर होता है 7, तो x बराबर 7 होता है। तो साक्षांक 42, तो 6x हो गया कि नहीं। जो नॉर्मल व्हीट प्लांट होता है वो हेक्साप्लॉइड होता है। तो इसका जो मोनोप्लॉइडी बेसिक सेट होता है x होता है, एक होता है, वो 7 होता है। तो यहाँ पे व्हीट प्लांट को दिखाया गया है, व्हीट प्लांट इज हेक्साप्लॉइड 6x बराबर 42, 2n बराबर, यहाँ पे देखिए 6x बराबर 42, लेकिन जब इसका 2n जो इसका जो बेसिक सेट है 2n है ना, इसका 2n बराबर 42 और 6x बराबर 42, ठीक है। तो जो मोनोप्लॉइड इसका केस है, मोनोप्लॉइडी में x बराबर 7 होता है, लेकिन जो हैप्लॉइड होता है वो 21 होता है। हैप्लॉइड में 21 क्रोमोसोम होगा, जो इसका गैमेट बनेगा उसमें 21 क्रोमोसोम होगा, और जो इसका अगर हैप्लॉइड प्लांट चाहिए उसमें 7 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है भैया, ये आपका हो गया मोनोप्लॉइडी। अब आपको देखना है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या है, इंडिविजुअल हैविंग मोर देन 2 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब 2 से ज़्यादा बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, जैसे 3n 4 3x 4x 5x 6x 8x, तो ये आपका हो जाएगा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल देखेंगे आप। टेट्राप्लॉइडी में क्या होता है, टेट्राप्लॉइड जो होते हैं उसमें 4x क्रोमोसोम होते हैं, और ट्राइप्लॉइडी में 3x क्रोमोसोम होता है। जैसे आपने इंडोस्पर्म में देखा है वो ट्राइप्लॉइड होता है, ट्राइप्लॉइड ना। हेक्साप्लॉइड आपको वीट में हमने दिखाया 6x बराबर 42, x बराबर 7। ऑक्टाप्लॉइड 8x होता है, ठीक है। आपको जेनेटिक्स में रैफिनोब्रेसिका का एग्जाम्पल और सिकल सेल का एग्जाम्पल आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका म्यूटेशन। एक स्लाइड आपका लग रहा है हमने फोटो नहीं लिया क्या, पॉइंट म्यूटेशन का। हाँ देखिए, अच्छा हाँ लिया था ना, सॉरी, जीन म्यूटेशन। ठीक है, हमने आपको इतना पढ़ा दिया है, ओके। देखिए बता रहे हैं आपको, देखिए म्यूटेशन में हमने आपको क्रोमोसोमल म्यूटेशन बता दिया है। इसमें चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों हो गया। इसमें देखिए आपने पढ़ा डिलीशन पढ़ा, डुप्लीकेशन पढ़ा, इन्वर्जन पढ़ा, ट्रांसलोकेशन पढ़ा। अब हमने न्यूमेरिकल चेंज में यूप्लॉइडी यू सॉरी देखिए, न्यूमेरिकल चेंज में मैंने आपको यूप्लॉइडी और ए न्यूप्लॉइडी ये मैंने आपको बता दिया। यूप्लॉइडी में मैंने ए न्यूप्लॉइडी में मैंने आपको बनाया है मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलिसोमी, टेट्रासोमी, और मैंने यूप्लॉइडी में आपको बताया है यूप्लॉइडी मैंने मतलब हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ये मैंने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे जीन म्यूटेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जीन म्यूटेशन मोर इफेक्टिव होता है इवोल्यूशन के लिए। तो जीन म्यूटेशन देखिए, ठीक है आगे देखते हैं जीन म्यूटेशन। देखिए जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में क्या होगा, जब चेंजेस होता है जीन लेवल पे, जैसे मान लीजिए ये डीएन सॉरी ये मान लीजिए डीएनए है और डीएनए पे ये जीन है, तो जीन में चेंजेस हो रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं जीन। जीन इन द सेंस यहाँ पे चेंजेस होंगे नाइट्रोजनस बेस में, नाइट्रोजनस बेस में चेंजेस हो रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं जीन म्यूटेशन। जो इसका न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने आपको बताया है, उसमें चेंजेस हो रहा है, एडनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है ना, तो यहाँ पे चेंजेस आ जा रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं आपका जीन म्यूटेशन। ठीक है भैया, ये आपका हो गया जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन भी दो प्रकार का होता है, पहला है आपका पॉइंट म्यूटेशन, नेक्स्ट है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है भैया, आप देखिए आपका पॉइंट म्यूटेशन क्या है, फिर हम देखेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है। पॉइंट म्यूटेशन देखिए, वेन वेन चेंज अकर्स ओनली इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल, जैसे मान लीजिए डीएनए है, इन द सेंस मैंने बता दिया, यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियोटाइड ढेर सारे लगे हैं, बस एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हो जाए। देखिए जो ये न्यूक्लियोटाइड होता है
वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन लिए होता है कि भैया mRNA आएगा इस एमिनो एसिड को कोड करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन लिए रहता है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ से गायब हो जाएगी, जो तीन तीन नाइट्रोजनस बेस का एक कोडान है, तो वहाँ पे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। तो चेंज हो गया, नया प्रोटीन दूसरी प्रोटीन बन जाएगी, अब नॉर्मल प्रोटीन बन जाएगी, या फिर मान लीजिए कोई अच्छी प्रोटीन बन जाए जिसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाए ना, कोई अच्छा स्ट्रक्चर बन जाए उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, इवोल्यूशन हो जाएगा ना। ऐसे ही हुआ है ना, ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे पहले मैंने बताया आपको, कोइसरवेट्स, माइक्रोस्फीयर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट से कैसे देखिए एडवांस ह्यूमन का डेवलपमेंट हो गया। तो इवोल्यूशन म्यूटेशन से ही जो अच्छे चीज़ें थी उसको नेचर ने अडॉप्ट किया, उसको नेचर ने सेलेक्ट किया, वो आज हमारे सामने है। हो सकता है इन फ्यूचर और भी बेटर आ जाए, नेचर उसको सेलेक्ट करे, जो अभी चीज़ें हैं उसको एलिमिनेट कर दें ना, यहाँ से अच्छी चीज़ों को नेचर ले ले और बुरी चीज़ों को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो जो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा नेचर उसको सेलेक्ट करेगी। तो क्या हुआ, इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होने से यहाँ पे म्यूटेशन हो जा रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पॉइंट, एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसी को बोल रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसको और भी क्या कहा जा सकता है, आल्सो कॉल्ड सिंगल बेस म्यूटेशन। एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस में या न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है सिंगल बेस म्यूटेशन, या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका आपको ध्यान रखना है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ रहे हैं। अब ये आपका देखिए, अगला है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, जो आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है उसमें क्या हो रहा है, व्हेन सम एक्स्ट्रा बेसेस डिलीटेड या एडेड। मान लीजिए क्रोमोसोम है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बेस ना, मान लीजिए एडनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन, थाइमिन, ऐसे ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए 20 नाइट्रोजनस बेस है। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए साइटोसिन और ऐड हो गया या फिर थाइमिन और ऐड, तो यहाँ पे 22 नाइट्रोजनस बेस हो गया। तो अब यहाँ पे जो प्रोटीन कोड करने के लिए इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोडान का होगा, वो चेंज हो जाएगा कि नहीं, या फिर कुछ डिलीट हो जाए, मान लीजिए ये 4 नाइट्रोजनस बेस डिलीट हो जाए, तो इसी को बोल रहे हैं आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अब ये नई प्रोटीन बना देंगे कि नहीं, बना देंगे ना, आपको हमने पढ़ाया है ना मालिकुलर जेनेटिक्स में, प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए ऐसे है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेसेस डिलीट हो जा रहे हैं या फिर ऐड हो जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट म्यूटेशन। दैट्स ऑल अबाउट म्यूटेशन बच्चों, हमने आपको म्यूटेशन अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर देखिए आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट को हमको बताना है। हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका टॉपिक को अच्छे से नोट्स बना लिया है। अभी मैं कुछ टाइम में नेक्स्ट लेक्चर आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट का अपलोड करूँगी। ठीक है भैया, तब तक आप इस लेक्चर को देखिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।